नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के विचार विमर्श का विषय है पोषण खेत से थाली तक। जी हाँ, जरा सोचिए कि जो आहार आपकी थाली तक पहुंचता है, क्या वो पोषण से भरपूर है? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो काफी गहराइयों में जाना होगा। और सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जो फसलें खेत में उगाई जा रही हैं, क्या वो पोषण से भरपूर है? क्योंकि जैसा खेत होगा वैसी ही फसल होगी और वैसा ही पोषण हमारी थाली तक पहुंचेगा। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आज के दौर में हमारी कृषि और पर्यावरण कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और साथ ही साथ हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी को भी कहीं ना कहीं बदलना होगा, ताकि हम प्रकृति के भी करीब रहें, अपने पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभा सके और भरपूर पोषण हम तक पहुंचता रहे, हमारे आहार तक पहुंचता रहे। और इसके लिए काम करना होगा मिट्टी से, खेत से। तो इन्हीं पर हम आज विचार विमर्श करेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, जानेंगे कैसे हमारे तक भरपूर पोषण पहुंचे और जो हम जिस तरीके से अब कृषि कर रहे हैं उसमें किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो और उसी का परिणाम हम तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की। और आज खास मेहमान है स्टूडियो में जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर.एस. बानाजी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पूसा में, और आपसे समझेंगे कि अब किस तरह के चैलेंजेस आज के दौर में हमारी कृषि झेल रही है और हमें, हमारे किसानों को कैसे इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सौमित्र दास, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन में। और हम आपसे समझेंगे कि जो पोषक तत्व हैं जो फसलों में होने चाहिए, उनकी किस तरीके से पूर्ति की जाए और एक बैलेंस बना रहे, ताकि मिट्टी भी उससे प्रभावित ना हो। हमारे साथ दीप्ति गुलाटी जी हैं, जो कि उद्योग अध्यक्ष प्रोफेसर हैं नेफ्टम में। आप हमें बताएंगे पोषण के बारे में, जो हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुपोषण की समस्या है, या फिर बच्चों में भी कहीं ना कहीं विटामिन डी और आयरन की कमी देखी जा रही है। इसे कैसे आहार से संतुलित किया जा सकता है, इस समस्या से कैसे हम उबर सकते हैं। और हमारे साथ कोमल शाह भूखनवाला जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं SML यानी फसल पोषण और सुरक्षा पर आप काम कर रही हैं। और आपसे भी समझेंगे कि जो एक बीच में ब्रिज है, मतलब एक जहां फसलें हैं एक तरफ, उनके माध्यम से हम अपने पोषण को कैसे सुनिश्चित करें, उस पर किस स्तर का काम करने की आवश्यकता है, एक कंज्यूमर के नाते भी और एक किसान जो कि खेत में काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की। और जैसा कि आज का विषय आप समझ चुके हैं कि पोषण की हम बात करेंगे। पोषण सिर्फ मानव पोषण की नहीं, बल्कि मिट्टी के पोषण की, फसलों के पोषण की। देखते हैं से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। खेतों में अंधाधुंध हुए रासायनिक खाद के प्रयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और भोजन की गिरती गुणवत्ता जैसी चुनौतियों को जन्म दिया है। अकेले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 65% से अधिक का योगदान देता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ये वातावरण के तापमान और जलवायु परिवर्तन पर भी असर डालता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। इन समस्याओं से जूझते हुए अगर फसलें तैयार हो रही है तो उनमें पोषण की कमी है। भारत की 80% से अधिक आबादी आज कम से कम एक सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी यानी कैल्शियम, जस्ता, लोहा, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D का सामना कर रही है, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन का मानना है कि भारतीय आबादी के 84% आहार में पर्याप्त प्रोटीन की कमी है। देश में आधे से अधिक महिलाएं और 3/4 से अधिक भारतीय बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, जिस वजह से उनकी दैनिक कामकाज की क्षमता और उत्पादकता प्रभावित हो रही है।
जिन बच्चों में जिंक, आयरन और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता। ये चीजें उनकी शिक्षा को भी प्रभावित करती है। पोषण की ये समस्या यही नहीं रुकी है, बल्कि इसने कई नई बीमारियों को जन्म दिया है। लिहाजा अब वक्त है चेतने का, समय रहते इन समस्याओं के समाधान को निकालने का और तेजी से बंजर हो रही धरती को एक बार फिर से हरा भरा करने का, मिट्टी को उसकी उर्वरा क्षमता लौटाने का। और इसके लिए सबसे जरूरी होगा प्राकृतिक खेती को अपनाना, जिसमें गोबर की खाद, फसल अवशेषों का सही निपटान और रोग बीमारी के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करना है। प्राकृतिक खेती अपनाने से कृषि की लागत में भी कमी आती है, साथ ही मिट्टी की सेहत भी संवरती है। इसके अलावा इससे होने वाली उपज पोषण से भरपूर होती है। प्राकृतिक खेती से एक और लाभ होता है पर्यावरण का संरक्षण। मिट्टी में जैसे ही प्राकृतिक खादें डाली जाने लगती है, उसमें जैव क्रियाएं बढ़ जाती है, जो पारिस्थितिकी का हिस्सा है। और जब हम प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं, तो हर ओर से परिणाम सुखद ही मिलते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और अंतिम जो लाइन थी इस रिपोर्ट की वो ये थी कि जब हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, उसके विपरीत नहीं होते, तो परिणाम भी काफ़ी सुखद होते हैं। और आज के समय की मांग भी यही है कि प्रकृति के साथ रहें, उसके विपरीत नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारी पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा। डॉक्टर बाना, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि अक्सर हम बात करते हैं अपने पोषण की कि कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए हमारे भोजन में, कैसे हम और बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ को भूल जाते हैं कि दरअसल जब तक आपकी फसलें, जब तक आपका भोजन ही पोषण से भरपूर नहीं होगा, हो सकता है आपकी थाली में तमाम तरह के रंग हो भोजन के, लेकिन क्या उस भोजन में वो पोषण है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिसको सोचकर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे बाला जी? जी, इसमें सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि थाली कितनी भी रंगीन हो, जब तक उसमें पोषण नहीं हो तब तक वो कितना भी स्वाद उसमें ले लो, पर हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभकारी नहीं हो सकती। और वो किस तरह से हम उसको पोषित थाली बनाएं, उसके लिए हमें रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, और वो परिवर्तन शुरू होंगे मिट्टी की सेहत में सुधार से। तो बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ तो वायु से मिल जाते हैं, 3 वायु से मिल जाते हैं मुख्यतः, बाकी हमें मिट्टी में देना पोषक तत्व देने होते हैं। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करा रखी है और कुछ पोषक तत्व कम है, उनका आपको पता ही नहीं लगता, तो जो उत्पाद आता है उसमें भी पोषक तत्व कम ही होते हैं। और वो आप कितना भी आप उनको डाइवर्सिफाइड थाली रख लीजिए, रंगीन थाली रख लीजिए, परंतु जब क्योंकि मिट्टी में ही आपके पोषक तत्व है नहीं, तो वो अनाज में आते नहीं है, सब्जियों फलों में नहीं आते हैं। तो हमें यही ध्यान देना होगा कि मिट्टी की सेहत सही हो, मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक अनुपात में उपलब्ध रहें, ताकि जो फसल उसमें लें, सब्जियां फल उसमें लें, उनमें पोषक तत्वों का सही से अवशोषण हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक अनुपात में पोषक तत्व आपको डालने होते हैं। सामान्यतः क्या है कि एक बिगड़े हुए अनुपात में हम ले रहे हैं। 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो हमारा फोकस ज्यादातर नाइट्रोजन उर्वरक पे रहा, या फिर फास्फोरस और पोटास। इससे ज्यादा हमने सूक्ष्म पोषक तत्व या जो द्वितीयक पोषक तत्व है उनके बारे में ध्यान नहीं दिया। और निरंतर कई दशकों तक ऐसा करने से हमारे मिट्टी में द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की तथा साथ ही फास्फोरस और पोटेशियम की भी कई जगह पे काफी विकराल कमी आ गई। तो उस वजह से जो भी उसमें उत्पाद उगाए गए उनमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम रही। तो यही हमें रणनीति अपनानी होगी कि उस सोच को परिवर्तन करें और हम मिट्टी के जो संतुलित पोषण पर ध्यान दें, ताकि हमारी थाली भी संतुलित हो।
जी बिल्कुल, तो थाली संतुलित हो और पोषण से भरपूर हो। यहाँ पर देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप और हम तो अपनी थाली सजाते हैं ये सोच करके कि इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है, इसमें तमाम विटामिन्स भी हैं, लेकिन शायद वो उनमें ना हो, क्योंकि खेत में अगर उसकी कमी है तो उस भोजन में, उस सब्जी में, उस दाल में भी उस तरह के पोषण नहीं पहुंचेंगे। ये बहुत बारीक मसला है जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। दीप्ति गुलाटी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो अपने भोजन पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन जब मानक की जांच होती है, जब देखा जाता है कि किस तरह का पोषण उनमें है, तो अक्सर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी पाई जाती है। ये आपने भी इस चीज़ को गौर किया होगा। जब खिलाड़ी जब पोषण पर इतना ध्यान देता है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी, कहाँ कमी रह जाती है? जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है अभी हाल ही में, उसके आंकड़ों को देखें तो लगभग 70% बच्चे जो 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के हैं उनमें खून की कमी है। 53% महिलाओं में जो 15 से 50 साल की हैं उनमें खून की कमी है, और 25% आदमी हैं जिनमें खून की कमी है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो हमको शक्ति कहाँ से मिलेगी काम करने की। इसके अलावा विटामिन डी की कमी है, और अगर विटामिन डी की कमी जो है वो लगभग 50% से लेके 94% लोगों में पाई जाती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे खाने में, हमारे दूध में जितना मर्जी कैल्शियम हो वो हमारे शरीर को नहीं पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो हमारी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। फिर है विटामिन ए। हमारे देश में विटामिन ए की कमी भी बहुत अधिक है। अगर हम शरीर के स्तर पे देखें तो लगभग 62% जनता जो है उसमें विटामिन ए की कमी है, और अगर हम अपनी खाद्य प्रणाली को देखें तो लगभग 82% लोग ऐसे हैं जो 50% भी नहीं खा रहे विटामिन ए जो हमें खाने से खाना चाहिए। तो ये सब तरीकों की वजह से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी जिससे खून बनता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, ये हो जाती हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो हमारे बच्चों को होता है, क्योंकि यही समय है 6 महीने से 5 साल का जब हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की गति सबसे अधिक होती है, और यहीं पे जब बच्चे को पोषित होते हैं तो वो दिमाग से और शरीर से दोनों से कमज़ोर हो जाते हैं। और ये कभी भी हम सबको मान्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अब डॉक्टर सौमित से हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि कहाँ पर पोषण के लिहाज से जो हम कह रहे हैं कि जो मिट्टी में उस तरह का पोषण होना चाहिए, उसी के अनुसार ही जो फसलें होंगी वो होंगी। हमारे किसान तो पोषक तत्व इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो क्या एक तरह का जो उचित इस्तेमाल है उसकी कमी है, या फिर अभी उसमें अभाव है जानकारी की? बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही अहम मुद्दा है ये। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, एक आमतौर से एक फसल के वृद्धि और विकास के लिए तकरीबन 17 आवश्यक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो मैं कुछ इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा सूक्ष्म पोषक तत्व का क्या महत्व है वृद्धि और विकास फसलों के लिए। इसमें से 8 पोषक तत्वों में से जिंक एक है, जो कि तकरीबन ये एक वैश्विक समस्या है, जिंक की कमी जो फसल में पाई जाती है, और इसकी वजह से फसल की उपज और गुणवत्ता में असर पड़ रहा है। और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके आंकड़ों के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी में तकरीबन 37 से 40% मिट्टी में जिंक की कमी पाई जाती है, जिसके वजह से हमारे फसल की उपज और गुणवत्ता में असर पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके वजह से कहीं ना कहीं जाकर ये मनुष्यों की स्वास्थ्य में भी असर पड़ रहा है, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व के कारण से जो कुपोषण की बीमारी हो रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। इसके वजह से आज जो किसान
जो 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 उर्वरक जो प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये उर्वरक जो है वो असंतुलित है। तो आवश्यकता इस बात का है कि संतुलित उर्वरक उपयोग का प्रयोग करें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें जिंक है, बोरोन है, आयरन है, इसके अलावा और भी सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, जो आंकड़े कुछ मेरे पास हैं वो बताते हैं कि 2 लाख टन जिंक सल्फेट का उपयोग हमारे देश में हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिंक की कमी है। आखिर ये क्यों है? आगे मैं इसके बारे में भी सौमित्र जी आपसे जानूंगी। अब कोमल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ये तो बात रही कि हमारा न्यूट्रिशन कैसे बेहतर हो सकता है, जिसके बारे में गुलाटी जी ने बताया, बाना जी ने बताया मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में, और सौमित्र जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पोषक तत्व है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबको एक साथ साध कर आगे बढ़ना, यानी फसल सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसकी कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? यानी जहाँ एक फसल है वो भी पोषण से भरपूर हो और हमारी जो थाली है वो भी। जी, बहुत ही अहम सवाल है, और ये सवाल सीधे हमारी कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज तक की हमारी कृषि रही है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन आधारित और थोड़ी सी फास्फोरस आधारित कृषि हमारी हुई है। जैसे डॉक्टर बाना ने पहले बताया कि जब हरित क्रांति आई तो देश में ये दोनों तत्वों पर ही ध्यान दिया गया था, और बाकी के जो सूक्ष्म तत्व है जैसे कि सल्फर है, जिंक है, आयरन है, बाकी के जो तत्व है उस पर किसानों का ध्यान नहीं रहा है आज तक। और इसके लिए आज ये बड़ी समस्या आज देश में खड़ी हुई है कि असंतुलित पोषण की वजह से आज हमारी ये जो फसल की गुणवत्ता है वो गिरती जा रही है। उसी की वजह से आज देश में कुपोषण भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से एक बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है, तो इसका सामना करने के लिए किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग का प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कोमल जी, जैसे कि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं और किसान कई तरह के उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं जी, अच्छी फसल भी दिखाई देती है और लगता है कि बहुत हेल्दी है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन फिर भी इन पोषक तत्वों की इन फसलों में कमी क्यों आ रही है? किस तरह की इसमें चूक होती है? जैसे हम बताना चाह रहे थे कि जो कृषि आज तक निर्भर रही है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित रही है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और कई जगह पर आप देखने जाएंगे तो मिट्टी की आज जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 33% से ज़्यादा मृदा आज देश में उसमें असंतुलन पैदा हुआ है, और उसकी वजह से जो कुछ पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता आज नहीं हो पा रही है हमारी फसलों में। इसी कारण से कुछ ऐसे नए उर्वरक आज किसानों के पास हम किसानों के पास हम ला रहे हैं कि जैसे सल्फर है, जिंक है, आयरन है, ये बाकी के जो तत्व है वो किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए और उनकी सूक्ष्म मात्रा में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, ताकि आखिर पोषण में हम उनके फ़ायदे ले सकते हैं। किसानों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है और पैदावार भी सुनिश्चित होती है देश में। जी डॉक्टर बाना, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यूरिया किस तक इस्तेमाल हो रहा है, डीएपी हमारे किसान भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये जान पा रहे हैं जिस तरह की बीमारियां हो रही हैं कि इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भले ही फसलें आपको देखने में अच्छी लगे, लेकिन पूरे स्वास्थ्य पर या फिर पर्यावरण पर, मिट्टी पर, इससे हम किस प्रकार समझें? जी, जो भी हम जैसे कि पहले भी बताया कि विकृत अनुपात पोषक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी नाइट्रोजन का उपयोग हम अधिक कर रहे हैं, तो जो मृदा की जो रासायनिक संरचना है और जो मृदा में रासायनिक क्रियाएं होती है वो काफ़ी जटिल होती है। उसमें आप ज़्यादा मात्रा में एक पोषक तत्व डालते हैं तो जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता स्वतः ही पौधे में कम हो जाती है, पौधा वो कम अवशोषित कर पाता है, एक अनुपात बिगड़ जाता है, जिससे कि जो पौधे का स्वास्थ्य भी कमजोर होता है, उसमें अनेक तरीके की बीमारियां भी आती है। बहुत सारे एक ही तरह का उर्वरक उपयोग करो, बाकी पोषक तत्व नहीं उपयोग करो, और उसमें पोषक तत्वों की पौधे में सांद्रता कम होने के कारण हम एक तरह से पूर्व जो एक तरह से कमजोर गुणवत्ता के उत्पाद हम लेते हैं। अगर
हम सभी पोषक तत्वों को सही और संतुलित अनुपात में लें, जो कि वैसे हम बात करते हैं 4:2:1 एक सही रेशियो है, पर वो भी, उसमें भी हमें दोबारा सोचना होगा। समय आ गया है, क्योंकि जब हमें हरित क्रांति के समय हमारे देश की प्राथमिकताएं अलग थी। आज हम पोषण सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हैं। हम बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं और एक सक्षम और मजबूत भारत के तौर पर हम उभर रहे हैं। तो अब सही समय आ गया है कि हम हमारी मिट्टी की सेहत, पौधे की सेहत और जो उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें, ताकि जो ये स्थिति हो रही है कि बहुत सारी हमारी 84% पॉपुलेशन है जिसमें कि प्रोटीन की उपलब्धता की कमी है, आयरन जिंक की काफ़ी विकराल समस्या है, और हमारी लगभग एक तिहाई मिट्टियां हैं जिसमें सल्फर की कमी है। लगभग 33% क्षेत्र हैं जहां पे बोरोन की कमी है। 40%, 37 से 40% डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, जिंक की कमी है। इसके अलावा मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, इन पोषक तत्वों की भी काफी समस्याएं उभर कर आ रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं देश में। तो हमें एक तो ये सुनिश्चित करना होगा, किसान के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे मिट्टी की सेहत की जांच कराएं। जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, और मिट्टी की सेहत के जांच के अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। हमारे जो अनुसंधान संस्थान है उनको भी उसमें सोचना होगा, और सही संतुलित पोषण के लिए की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा, और सिर्फ यूरिया ना होके हमें सभी पोषक तत्वों का उपयोग करना होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने यहाँ पर बताया, जो की है वो है संतुलन, बैलेंस। आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, फसलों में इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि किसानों के सामने आखिर चुनौती क्या है, क्यों उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, या फिर उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होता है कि दरअसल जो फसल, गेहूं, धान, सब्जियां, फल जो उगा रहे हैं उनमें वो पोषण ही नहीं पहुंच रहा है। क्या किसान इसके बारे में सोचता भी है? क्या इसके बारे में उस तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है, या फिर पूरा फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में है? जानेंगे किसान की इस चुनौती के बारे में भी, और साथ ही इसका समाधान क्या हो सकता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहें विचार विमर्श। आज का हमारा विषय है पोषण, खेत से थाली तक। छोटा सा ब्रेक। बरसात के मौसम में बढ़ती है पशुपालकों की परेशानी। पशु हो जाते हैं बीमार और होती है आर्थिक हानि। क्या है लक्षण और कैसे करें बचाव? जानिए अपने हर सवाल का जवाब। देखिए बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल अपना पशु चिकित्सक में, इस रविवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं पोषण, खेत से थाली तक। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें चाहे किसान की बात हो या फिर उपभोक्ता की बात हो, दोनों का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समझ की बात है कि जो किसान खेत में उगा रहा है वाकई में क्या वो पोषक तत्वों से भरपूर है, और उपभोक्ता की समझ इसलिए कि क्या वो जो अपनी थाली में सजा रहा है, जो सोच कर वो उसे वो भोजन ग्रहण कर रहा है, क्या उसका न्यूट्रिशन उस तक पहुंच रहा है। इसीलिए आज का विषय हमने रखा है पोषण, खेत से थाली तक। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, और मैं डॉक्टर सौमित्र आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी कि जो आंकड़े मेरे पास है कि देश में 2 लाख टन जिंक सल्फेट का उपयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। क्यों? जी, बहुत ही अहम सवाल है ये। जिंक सल्फेट, जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की मात्रा 21% भी है और दूसरे ग्रेड में 33% भी है, जो कि FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ये मान्यता प्राप्त है हमारे जो भारत सरकार की ओर से। इसके अलावा भी कई सारे और उर्वरक हैं, जैसे फोर्टिफाइड फर्टिलाइज़र जिसमें जिंक और बोरोन फोर्टिफाइड है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा कस्टमाइज्ड है, फर्टिलाइज़र मिक्सचर है। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा, तकरीबन आज के दिन 2 लाख टन जिंक सल्फेट का यूज़ हो रहा है हमारे देश में। अगर हम यूँ समझें कि हमारे देश में जो कुल बुआई क्षेत्र है वो तकरीबन 140 मिलियन हेक्टेयर्स या 1400 लाख हेक्टेयर्स का क्षेत्रफल है। और जैसा कि ICAR के आंकड़े के मुताबिक
तकरीबन मोटा मोटी तौर पर अगर 40% भी अगर सोच लें कि जिंक की कमी है, तो आप यूँ समझें कि उसमें से 50 मिलियन हेक्टेयर में जिंक की कमी है। और जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र का वो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का है। और उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 2 लाख तो बहुत ही अपर्याप्त मात्रा है। कई लाख टन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जिसका ये भी कारण सीधे तौर से ये जुड़ता है कि हमारे देश में जो सूक्ष्म पोषक तत्व की मिट्टी में क्यों कमी है, जिसके वजह से फसल और गुणवत्ता दोनों में असर पड़ रहा है और मानव शरीर में भी जिंक की कमी पाई जा रही है। जी, अब दीप्ति जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिंक की कमी हम बात करें, जहाँ फसलों में इसकी कमी है, वहीं जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि आयरन की, जिंक की, प्रोटीन की, इसकी कमी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और युवाओं में भी, बच्चों में भी, हर एक स्तर पर। तो इन कमियों से किस तरह के प्रभाव होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर? आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अभी कोविड के दौरान आपने बहुत देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि जिंक की टैबलेट लीजिए, पर यही जिंक अगर हमें अनाज से मिल रहा हो तो हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जिंक जो है वो हमारे दिमाग को भी तेज़ करने के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी होती है तो हमारी विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग शुरू होते हैं, जिसे हम एक्जिमा जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्किन जो है और जो वो चमकनी सी लगती है, फट जाती है। इसके अलावा डायरिया जब होता है तो डायरिया में जिंक की कमी, मतलब एक आपको डायरियल एपिसोड हो, एक दस्त आए तो हमारे शरीर से जिंक जो है वो बहुत मात्रा में निकल जाता है। तो हमको जिंक को अपने भोजन में नियंत्रित रूप से और निरंतर लेना बहुत 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 ज़रूरी है। जी। फिर हम बात, हमारे देश में लगभग 45 से 50% जो जनता है उसमें जिंक की कमी पाई जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इस जिंक की कमी को दूर कर देंगे अपने आहार द्वारा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, सशक्त रहेंगे, काम करने की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, और इसके अलावा ये हमारे जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमें ग्रस्त कर सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है। इन सब में भी विटामिन डी और जिंक की कमी का हाथ पाया जाता है कि अगर हमारे शरीर में जिंक और विटामिन डी की कमी होगी तो शायद हम इन रोगों से ग्रस्त अवश्य हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर अभी आपने एक चीज़ पूछी थी, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर में। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती, और ये वृद्धि शारीरिक वृद्धि ही नहीं, मानसिक वृद्धि भी है। हमारी मांसपेशियां नहीं बनेंगी। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर जो है वो अति कुपोषित हो जाएगा। और हमारे देश में अगर हम बच्चों की संख्या देखें तो बच्चों में लगभग 7% बच्चे ऐसे जो हैं वो अति कुपोषित हैं, यानी कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। इसको हमें दूर करना है और हमें अपने खाद्य पदार्थों में प्रोटीन को बढ़ावा देना है, सूक्ष्म तत्वों को बढ़ावा देना है, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो विटामिन और खनिज लवण है वो हमें भरपूर मिल सके। और वो भरपूर मिलने के लिए हमारे पास आप लोग हैं, क्योंकि आप अगर अपनी फसल को तंदुरुस्त बनाएंगे तो एक तरीके से आप अपने भावी पीढ़ी को भी बहुत तंदुरुस्त बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और जो हमारी पूरी चर्चा है उसका एक तरीके से क्रक्स आपने कह दिया कि अगर हमारी फसल तंदुरुस्त होगी, हमारे किसान तंदुरुस्त फसल अगर उगाएंगे तो हमारा देश तंदुरुस्त होगा, हमारा भविष्य तंदुरुस्त होगा और हम अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित कर पाएंगे।
अगर जितने हम स्वस्थ होंगे, एक स्वस्थ देश विकास को काफ़ी तेज़ी से हासिल कर सकता है और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। डॉक्टर बाना, अब मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि आखिर किसानों की सबसे बड़ी चुनौती है क्या? हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, किसान अपने स्तर पर तो काम अच्छा ही करता है, देखिए उसने हमारे खाद्यान्न के भंडार भर दिए हैं, लेकिन जब हम पोषण की बात करते हैं तो वहाँ चुनौती दरअसल है क्या? पोषण में चुनौती ये है कि एक तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सही तरीके से जो ये हमारी संतुलित पोषण की सूचना है उन तक पहुँच नहीं पाती, पहुँचती भी है तो एक तरह से जो पहले से आदत बनी हुई है तो उनमें परिवर्तन करना होगा हमें। एक तो सही संतुलित पोषण देने के लिए मिट्टी की सेहत का सुधार करने के लिए हमें फसल चक्र अपनाना होगा, फसल विविधीकरण करना होगा। इसके अलावा जो खेती की नई नई पद्धतियां आ रही है आजकल, हम जैसे कि प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, हरी खाद की बात कर रहे हैं, तो इन पद्धतियों में जो भी सबसे अच्छी आपके क्षेत्र से हो उसको आपको अपनाने की तरफ जाना होगा ताकि जो मिट्टी की सेहत है वो निरंतर बनी रहे। भारत सरकार के बहुत अच्छे प्रयासों की वजह से आज हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष अपना रहे हैं। तो मिलेट वैसे ही इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तो इसको खाने में हमें शामिल करना होगा। यानी कि फसल विविधीकरण के साथ साथ हमारी जो डाइट है, थाली में भी विविधीकरण की तरफ जाना होगा। फल सब्जियों को, जैसे कि किचन गार्डनिंग की एक कॉन्सेप्ट है, आपको सभी प्रकार की सब्जियां थोड़ी सी अपने खेतों में या घर में, या जो यदि आप शहरी क्षेत्र में, वाटिका जिसे हम कहते हैं, पोषण वाटिका शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं तो छत पर बागवानी और जो बालकनी है उसमें भी आप इवन पॉट्स में भी पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां उगा सकते हैं अगर उनको आप सही संतुलित पोषण करते हैं। तो फसल विविधीकरण, जैविक जो खादें हैं उनका समावेश आपको जो अपनी रणनीति है उसमें करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई किसान के स्तर पर बहुत बड़ी कमी नहीं है, परंतु जो एक ट्रेंड चला आ रहा है उसको परिवर्तन की एक आवश्यकता है। बिल्कुल। और जो दूसरी एक चीज और ध्यान रखने की बात है, जो ट्रेंड चला आ रहा है जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन हम उपयोग करते हैं, हम उसके जो नुकसान है, दीर्घकालिक नुकसान है हमारे, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ज्यादा नाइट्रोजन उपयोग करने से हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड है या जो अन्य जो गैसें हैं, जिनसे कि ग्रीन हाउस गैसें, जिनसे कि जो वायुमंडल का तापमान है वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा जो पानी है, भूजल है हमारा, उसमें भी ज्यादा नाइट्रोजन उपयोग करने से भूजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है जो कि दीर्घकालिक रूप से घातक है। उसको सही करना बहुत मुश्किल, एक चुनौती हो जाएगी। तो अभी सही समय है कि हम ऐसी चीजों से बचें। दूसरे तरीके हैं वो वैकल्पिक उपयोग है हमारे, वैकल्पिक खादें हैं या जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से सहित एक संतुलन है, उसको अपनाने की मैं एक बहुत सुदृढ़ वकालत यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे कि कई तरह के दुष्प्रभाव हैं इस जिस तरह के रसायनों का हम इस्तेमाल करें। और नाइट्रोजन, देखिए होता है कि किसान जैसे ही यूरिया डालता है उसे लगता है कि खेत लहलहाने लगा, हरा भरा हो गया, तो उसे अंदर से लगता है कि बहुत अच्छी फसल हो गई है, लेकिन उसके क्या दुष्प्रभाव है उसके बारे में बाना जी ने बताया है। कोमल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए हमारे किसानों की लागत भी बढ़ रही है, इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता है। यानी किसान अपने स्तर पर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर ही रहा है और वो लागत भी बढ़ रही है। आपको लगता है कि इस लागत को भी घटाया जा सकता है अगर उसको ये जानकारी हो जाए, जैसे कि बाना जी ने बताया है, तो कहीं जो फसलों में बीमारियां आ रही हैं, कई जो इस तरह के हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फसल सुरक्षा, पोषण सुरक्षा दोनों को एक साथ ही हम साध सकते हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। जैसे मुद्दा जो आज का है कि फसल का उत्पादन और उसके साथ पोषण सुरक्षा हम कैसे पाए और कम लागत में कैसे पाए। आज जो नाइट्रोजन आधारित खाद का जो उपयोग हो रहा है वो अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जैसे डॉक्टर बाना ने बताया। तो इसे कम करते हुए, ताकि पर्यावरण पे भी असर इसका कम हो, जलवायु परिवर्तन में बदलाव आए, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और साथ साथ में जैसे दीप्ति जी ने बताया कि प्रोटीन की कमियां पाई गई है हमारे आहार में, तो ये कमियां हमारी पोषण में कैसे ना हो, तो संतुलित खाद का इस तरीके से उपयोग करके किसान अपना खर्चा कम कर सकते हैं
कम लागत में उत्पादन ले सकते हैं। साथ नाइट्रोजन आधारित खाद के साथ में नए उर्वरक जो है सल्फर आधारित, उसका उपयोग साथ में होना बहुत ही आवश्यक है। ये हर किसान के खेत में जाना इसलिए चाहिए क्योंकि संतुलित प्रमाण में प्रोटीन की मात्रा हर फसल में बढ़ाई जा सकती है। हमने जहाँ तक देखा है, प्याज जैसी फसल में भी आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, गेहूं में भी बढ़ा सकते हैं, चावल में भी, धान में भी आप प्रोटीन की मात्रा सल्फर के सही प्रमाण के उपयोग में लेकर उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है ताकि ये हमारे पोषण तक, हमारी थाली तक पहुँचे। जी, तो जैसे ये बताया, दूसरी बात डॉक्टर दास बता रहे थे और दीप्ति जी ने भी बताया कि जिंक की कमियां होने की वजह से भी आज देश में कई 30 से 40% मृदा है जहां पे जिंक की कमियां पाई गई है। साथ साथ में इन मृदाओं में सल्फर की भी कमियां पाई गई है। तो ये इन दोनों तत्वों की अगर उपलब्धता हम सही तरीके से शुरुआत से, जब किसान रासायनिक खाद जैसे यूरिया और डीएपी का उपयोग करता है, साथ साथ में इन ऐसे उर्वरकों का उपयोग करे तो इनकी मात्रा, नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित खाद की मात्रा को कम करके इन दोनों की मात्रा सल्फर और जिंक आधारित खाद का साथ में उपयोग करके अपना खर्चा कम करके संतुलित प्रमाण में इन सारे तत्वों की उपलब्धता करा के पैदावार ले सकते हैं, गुणवत्ता युक्त पैदावार ले सकते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, जिंक की मात्रा बढ़ सकती है, आयरन की और दूसरे तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी देखिए, जो एक हम अक्सर सुनते हैं किसान की समस्या रहती है, उसकी शिकायत भी रहती है, उसके लिए चुनौती भी है कि लागत लगातार बढ़ रही है। तो इस लागत को भी आप घटा सकते हैं, और किस तरीके से घटा सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर बाना ने भी बताया, हमें कोमल जी भी बता रही हैं। चलिए अब हम सौमित्र जी के पास चलते हैं। सर, जिस हम जिंक की कमी की बात कर रहे हैं या फिर जिन पोषक तत्वों की कमी के बारे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि एक अभी पूरी एक ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना चाहिए? जो अभी तक हम किसानों को ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने की बात करें तो थोड़े दिनों के लिए उसको भी हमें थोड़ा भूलना पड़ेगा कि आपको उत्पादन ही बढ़ाना है, हमें पोषण पे भी फोकस करना। हो सकता है एक मुट्ठी जो अनाज है उसमें पोषण की मात्रा एक पूरे 1 किलो जो अनाज है उससे अधिक हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो इसकी जो आवश्यकता है जिंक है या और भी दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व का, ये जो हमारे सिर्फ अनाज या अनाज के फसलें ही नहीं वरन बागवानी फसलों में भी इसकी आवश्यकता होती है। इसका जो भूमिका है वो फसलों की शारीरिक एवं जैव रासायनिक क्रिया में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। इसके वजह से जो बागवानी फसलें हैं उसमें भी काफ़ी आवश्यकता होती है। और पोषण, चूँकि आप अगर देखें तो जो अनाज की फसलों से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी जो बागवानी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, उसका पोषण या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषण सुरक्षा से सीधा संबंध है। तो हमारी जो बागवानी फसलें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि डॉक्टर बाना ने भी बताया, ये वर्ष हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तहत हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो श्री अन्न है, जो मिलेट है, वो हमारी जो अनाज की फसलें हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट की इसमें जो कंटेंट है वो पाई जाती है। इसीलिए ये बहुत ही ये आवश्यक है कि हम ये श्री अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोट करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बिल्कुल किसान फसल भाइयों को उगाना भी लेना चाहिए अपने। जी। और देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है उसमें भी कहते हैं कि जो ये मिलेट्स है वो सक्षम है, ऐसे स्थिति में भी आप मिलेट्स अच्छा उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही मजबूत फसलें होती हैं और हमें भी मजबूत बनाती हैं। दीप्ति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि शहर में रहने वाली आबादी है वो प्रकृति से दूर है, गांव में जो लोग होते हैं वो शुद्ध खाते हैं, शुद्ध पीते हैं, शुद्ध हवा में रहते हैं। लेकिन जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि गांव में भी महिलाओं में और बच्चों में पोषण की कितनी कमी है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? हमको बहुत ज़रूरी है कि इंद्रधनुष को हम अपनी थाली में सजाएं, पर हम इंद्रधनुष को नहीं सजाते,
हम सिर्फ अनाज को ही अपनी थाली में सजाते हैं। अगर हम हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, लाल पीले संतरी रंग के फल सब्जियां नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो मिलेंगे ही नहीं। सो जैसा कि अभी बाकियों ने भी बोला है कि हमारे देश में पोषण की कमी है, खाने की कमी नहीं है। हमारा पेट भर रहा है पर हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो रहा। सो हमें सिर्फ पेट नहीं भरना है, हमें अपने दिमाग को, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, सक्षम बनाना है, ताकि हम खूब डट के काम कर सकें और खूब आगे बढ़ सकें जी। पर अगर हम सिर्फ अन्न ही खाएंगे, अगर हम श्री अन्न की भी बात करें, मिलेट्स में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व हैं, पर वो पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको अपने शरीर में समाने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत है, जो कि फलों से मिल जो सकता फलों है। से मिल सकता है, हमें ये अपनी सब्जियों से मिल सब्जियों से सकता मिल सकता है, है। जी। नींबू, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारी दादी नानी जब भी खाना खाने बैठती थी तो वो आधा नींबू अपनी थाली में ज़रूर रखते थे बिल्कुल। और अंत में अपने पानी के गिलास में उस नींबू को निचोड़ के पी लेते थे। अगर हमारे थाली में नींबू नहीं होगा या कुछ भी विटामिन सी युक्त भोजन नहीं होगा तो हम जितना मर्जी श्री अन्न खा लें, जितना मर्जी आयरन खा लें, वो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं होगा। अगर हम अपने शरीर को, जैसे पहले हम धूप सेकते थे, अब हम धूप सेकते नहीं हैं, धूप में जाते हैं अपने आप को अच्छे से लपेट के कि कहीं एक भी किरण हमारे शरीर पे ना पड़ जाए। जी। अगर शरीर पे सूर्य की किरण पड़ती है और ख़ास तौर पे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो वो विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप से बना लेती है। पर अब चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण पॉपुलेशन हो, वो अपने आप को अच्छे से ढक के ही बाहर जाएंगी ताकि शारीरिक रंग ना खराब हो जाए। रंग खराब होना हो, शरीर ज़रूर खराब हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। सो विटामिन डी नहीं होगा तो आप जितना मर्जी दूध पी लीजिए, आपकी गाय भैंस से होने के बावजूद आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो हड्डियाँ मजबूत कैसे होंगी। इसके अलावा हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, अन्य प्रकार के सब्जियां हैं, इनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को या सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों को बांध के रख लेते हैं। तो हमें, अगर हम हर प्रकार का स्वाद, मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, अगर ये चारों तरीके के स्वाद हम अपनी थाली में सजाएं और हम अपनी थाली को एक इंद्रधनुषी रंग दें, जी। तो ये ज़रूर हमारे को फ़ायदा करेगा। और जितने भी पौष्टिक तत्व आपको अनाज से, फल सब्जियों से मिल रहे हैं, वो हमारे शरीर में समाएंगे भी और हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएंगे। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चाहे वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली आबादी है या फिर शहर में, इन बातों का ध्यान रखना सबके लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ये मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि अगर पानी शुद्ध नहीं होता तो बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सब में कृमि होते हैं जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं। सो अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो पानी की शुद्धता के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और साथ में अगर हो सके तो साल में 2 बार अपने आप को डीवर्म ज़रूर करना चाहिए। बच्चों में भी कहते हैं कराना बच्चों को तो खास तौर पे हर 6 महीने बाद डीवर्मिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर डीवर्मिंग हम नहीं करेंगे, कृमि को अपने शरीर से नहीं निकालेंगे, तो ये एक टपकती बाल्टी में पानी भरने जैसा है। आप जितना मर्जी पोषण डाल लीजिए, वो टपकता रहेगा। सो हमें कृमि निवारण भी करना है शरीर का, ताकि हमारा शरीर जो है वो पौष्टिक तत्वों को खाए, इस्तेमाल करे और अब हमारे शरीर की
शारीरिक और मानसिक वृद्धि दोनों हो। जी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात रही यहाँ पर। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हर जगह की आबादी के लिए उतना ही आवश्यक है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। स्वस्थ रहना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डट कर काम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें एक और छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि शिक्षा और उद्योग जगत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, कि जो पोषण है, जो खेत में फसल है और जो आपकी थाली है, वो सभी लबरेज हो पोषण से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। IISWC के सफर को आगे बढ़ाएंगे। देहरादून के गांवों का करेंगे दौरा। इन गांव में हमने किसानों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किया है और उत्थान में हमने उनको नई नई वैरायटी, उनको खेती करने के यंत्र, हमने इनकम जनरेटिंग रिलेटेड उनको एक्टिविटीज़ कराई हैं। बदलावों पर वैज्ञानिकों से बात भी होगी। इस क्षेत्र में कई जगहों पे किसानों के पास पानी नहीं था और पानी ना होने की वजह से बरानी खेती की वजह से उनका उत्पादन बहुत कम था। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं पोषण की, कैसे खेत से थाली तक पहुंचे, आपके आहार तक पहुंचे, आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव दिखाई दे। चलिए चर्चा को एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और मैं बाना जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए बहुत सारी हमने चर्चा की कि किस तरीके से पोषण बेहतर हो, जो प्रोडक्शन है उसे भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच में एक जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसके बारे में कोमल जी ने भी थोड़ी बातें बताई। एज अ जो आप कृषि वैज्ञानिक के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हमारे अनुसंधानों के जो हमारे निष्कर्ष हैं उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि संतुलित पोषण हो, जैसे कि जैविक खेती की बात करें हम, तो उसमें सभी प्रकार के हम पोषक तत्व देते हैं। वहाँ अमूमन हमने देखा है कि रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है, क्योंकि जैसे हम अपनी सेहत की बात करते हैं वैसे ही पौधों की सेहत अच्छी होती है, पौधा तंदुरुस्त होता है, उसका जड़ तंत्र है वो ज़्यादा विकसित होता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व ले पाता है, जो जल है भूमि से वो ले पाता है, और उसमें कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा जहाँ पे जैव उर्वरक हैं उनका उपयोग करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो सकता है। 25% तक हम नाइट्रोजन तत्व की कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व और सल्फर, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, यदि उस तरह से उपयोग करते हैं तो हम कम मात्रा में नाइट्रोजन की भी लगभग 25% कटौती करके भी हम उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे हमारे अनुसंधानों में हमने पाया है। दूसरा ये है कि जैसे कि वो जो लागत है उसको कम करने के साथ साथ जो अनाज है उसमें कैसे जो पोषक तत्व ज़्यादा हो, उसके लिए भी जहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन डाली है या सिर्फ सूक्ष्म पोषक तत्व डाले हैं वहाँ पे वो लाभदायक नहीं हुई है। सभी का संतुलित और समन्वयक पोषक तत्व प्रबंधन आपको करना होगा और जो उत्पादन लागत है उसको कम करते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि हम दीर्घ काल तक हमारी खेती को टिकाऊ बना सकें। कोमल जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि इसमें शिक्षा का और उद्योग जगत का क्या रोल हो सकता है? और साथ ही कई हम चर्चा भी कर रहे थे कि विदेशों में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स, जो आज के समय के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। अगर देश को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना है, विकास करना है, सबकी शारीरिक शक्ति बनाए रखनी है, तो नए उर्वरकों का उपयोग करना बहुत, और इन्हें पहले समझना, अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। पहले से जैसे बताया था, हरित क्रांति आई थी तो तब से कुछ पुराने जो उर्वरक है जैसे कि जिप्सम है तो उसमें सल्फर की उपलब्धता कम है। कुछ पुराने, जैसे डॉक्टर दास ने बताया कि जिंक सल्फेट का जो उपयोग हो रहा है, पर जिंक की उपलब्धता फसलों में नहीं बढ़ रही है। तो किसानों को ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि उपलब्धता पे ध्यान दीजिए, नए उर्वरक है उसे समझिए, और अगर उसे अपनाएंगे तो सिर्फ फसल ही नहीं पर मिट्टी की सेहत भी सुधर सकती है, फसल में गुणवत्ता बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, और भोजन में संतुलित प्रमाण में सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे तो बाहर देशों में इन उर्वरकों की मात्रा
कई ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा है। सल्फर जैसे फर्टिलाइज़र जो उर्वरक हैं उनका करीब 20 से करीब 30 या 40 किलो प्रति एकड़ का उपयोग आज किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में इस तरीके की कृषि आज नहीं अपनाई जा रही है, क्योंकि आज भी किसान दूसरे मतलब जो पुराने रासायनिक खाद है उस पे ही ध्यान दिए जा रहा है और उपलब्धता पे ध्यान नहीं दे रहा है और नए उर्वरक पे ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। तो आज के जो उर्वरक हैं, जैसे कि जिसके बारे में कुमल जी बता रही हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। जो पारंपरिक तरीका है उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। सौमित्र जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम एक एक्सटेंशन वर्क की बात करते हैं, प्रचार प्रसार की, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसमें? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है प्रचार प्रसार की। जो भी शोध होती है रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, उसको सही ढंग से किसानों तक पहुंचाना हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर है, प्रमोशनल वर्कर है, बहुत ही आवश्यक है। कहीं ना कहीं हम ये हमेशा ये बात में निकल के आती है कि हमारे देश में जो एक्सटेंशन गैप है बिटवीन मतलब रिसर्च और जो खेत के बीच में जो एक्सटेंशन वर्क है वो काफ़ी गैप है। इसके साथ ही मैं एक दो बातों में और भी जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक सपोर्टिंग पॉलिसी या अनुकूल नीति की आवश्यकता है। आज हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पॉलिसी की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी की बात है, अगर टैक्सेशन की बात है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व के जो उर्वरक है वो ज़्यादा है, 12 से 18%, जबकि जो आमतौर से जो उर्वरक हैं जैसे यूरिया, एमओपी या डीएपी की बात करें तो उसमें 5% है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जो भी उर्वरक या प्रोडक्ट जो उसमें मेंशन किया हुआ है, सभी में एक ही जीएसटी हो, जिससे किसान प्रोत्साहित हो ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, ये पॉलिसी मैटर है जिसको लेकर आपने भी यहाँ पर एक सलाह दी है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो ऐसे में बायोफोर्टिफाइड फसलें या फिर फोर्टिफाइड, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है। क्या ये भी एक समाधान है? चलिए, खेत में अगर उस तरीके से फसलों में पोषण नहीं आ रहा है तो उनमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी अपने लैब में काफ़ी काम कर रहे हैं कि इस तरीके की वैरायटी डेवलप की जाए, या फिर जो बायोफोर्टिफाइड हैं या फोर्टिफाइड हैं वो कैसे हमारी इस कुपोषण का एक तरीके से समाधान या जवाब हो सकते हैं? ये आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है और मैं बहुत खुशी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने 5 ऐसे बेसिक खाद्य पदार्थों को चुना है, जैसे कि गेहूं का आटा, चावल, तेल जो खाद्य तेल हैं, नमक और दूध। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, इन 5 खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल सभी करते हैं। सो भारत सरकार ने ये सोचा कि अगर हमारे देश में इतनी अधिक कुपोषण है जो कि सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से होता है, तो क्यों ना हम इन 5 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बढ़ाएं। और इसलिए गेहूं का आटा और चावल में आयरन यानी लोह तत्व, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को डाला जाता है ताकि वे अधिक पौष्टिक बने और हम अनीमिया को थोड़ा कम कर सकें, खून की कमी को थोड़ा कम कर सकें। नमक में आयोडीन तो आपको पहले से ही पता है कि आयोडीन डाला जा रहा है, आयोडीन युक्त नमक ही हमारे देश में खाया जाता है, पर क्योंकि नमक सभी लोग खाते हैं तो आयरन को आयोडीन के साथ भी डालने का प्रयास किया जा रहा है। जी। तीसरी चीज़ है तेल, खाद्य तेल और दूध, और इनमें विटामिन ए और डी डाला जाता है ताकि हमारे शरीर में विटामिन ए और डी की कमी को दूर किया जा सके। और मुझे आपके साथ ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने आयरन को फोर्टिफाइड आटे में डाला, आटे को फोर्टिफाई किया, तो राजस्थान में 7% अनीमिया की कमी हुई। और जब हमने विटामिन ए को और डी को तेल और दूध में डाला तो राजस्थान में विटामिन ए की कमी केवल 1% है बच्चों में जो 5 साल से 19 वर्ष के बच्चे हैं, जबकि बाकी प्रदेशों में और भारत में ये 15 से 21% है। सो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि
पौष्टिक आहार स्वास्थ्य का आधार है जी। पौष्टिक आहार अपनाइए, अच्छी सेहत पाइए। बिल्कुल। तो देखिए, धरा को भी स्वस्थ बनाना है, सेहतमंद बनाना है। कुछ विधियों को हमें भूलना है और कुछ नया हमें अपनाना है, जिससे हमारी धरा भी स्वस्थ हो, हमारी थाली में जो भोजन है वो पोषण से भरपूर हो और हमारा देश एक स्वस्थ देश के तौर पर जाना जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज का जो हमारा विषय था, जो चर्चा थी, वो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। हमारे किसान भी इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे और साथ ही आप एक उपभोक्ता के तौर पर भी और जागरूक हुए होंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने सुझाव, अपनी राय, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। इससे हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद मिलती है। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी विचार विमर्श हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस QR कोड को स्कैन करें और YouTube चैनल से जुड़े हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देखिए। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। विचार विमर्श के नए विषय के साथ, नए मेहमानों के पैनल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।